नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज मेरे साथ हैं मेरे पसंदीदा निर्देशक इम्तियाज़ अली जी, जिनकी फिल्म मैं वापस आऊँगा आ रही है और इसमें इस बार पहली उन्होंने एक फ्रेश जोड़ी बनाई है शर्वरी और वेदांग रैना की। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इम्तियाज़ सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, पंजाब से बहुत लगाव है आपका, क्या वजह है? आपकी फिल्मों में छोटा हिस्सा पंजाब कहीं ना कहीं आता है या एक पूरा कैरेक्टर बन जाता है? मैंने जब पंजाब में जाकर के शूटिंग करनी शुरू की तो वहाँ की और भी कहानियाँ मेरे जहन में आने लगी। फिर मैंने जब उनको शूट किया तो फिर और भी कहानियाँ आने लगी, तो एक साइकिल सा बन गया है। आई थिंक वहाँ जब मैं जाकर के देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो मुझे अपील करती हैं या ख़ुद की अपनी याद दिलाती हैं। बहुत चीज़ों को मैं रिलेट कर सकता हूँ। वहाँ के लोग बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मुझे भी वहाँ से कुछ मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसी कोई वजह होगी। वैसे मैं पंजाब का हूँ नहीं, मगर एक रिश्ता सा है। सबसे पहला पंजाब कब गए थे जो फिल्म का हिस्सा बना आपका ये? सबसे पहले तो मैं जब एक्ट 1 थिएटर ग्रुप में था तब मैं गया था एक थिएटर प्ले करने के लिए, जो काफ़ी एंटी टेररिज्म प्ले था टेररिज्म के समय में। तो काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन था। हम गए वहाँ, गांव में भी गए और एक हमारे, खैर ये पिक्चर की कहानी नहीं है, बट पहली बार पंजाब जाने का मौका मिला था उस वक्त, और मैंने उस वक्त रूरल पंजाब देखा। पहली बार ऐसा देखा कि वहाँ ज़मीन से फल निकाल करके या सब्जियाँ निकाल करके बना करके खा रहे हैं लोग। तो मेरे लिए यही एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था, और लोग किस तरह से इमोशनल हो करके रो करके खाना खिला रहे थे, क्योंकि कुछ एक इमोशनल कारण था मेरा वहाँ जाने का। और खाना खिलाना और सेवा और मेहमान नवाजी, ये सारी चीज़ें कितनी अहम थी। और ये कि हिंदुस्तान अक्सर एग्रीगेरियन सोसाइटी है, मगर एग्रीकल्चर और एग्रीगेरियन सोसाइटी में भी एक पढ़ा लिखापन है। वहाँ एक समझदार लोग भी एग्रीकल्चर करते हैं। ये भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। आप लोग के लिए कैसे था पंजाब में शूटिंग? खेतों में साइकिल चला रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं यशराज फिल्म्स की भी याद आ जाती है उसमें। पार्टी है आप तो। एक्चुअली आप साइकिलिंग के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे एक एक्चुअली एनेक्डोट याद है। हम दोनों को साइकिल चलानी आती है, और जब हमें पूछा गया था कि आप साइकिल चला सकते हैं, हमने बोला ऑफ कोर्स साइकिल हम चला सकते हैं, हम नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जब हम पंजाब पहुँचे तो हमको जो साइकिल थी, हमने रियलाइज़ किया कि उस पीरियड स्पेसिफिक जो साइकिल थी, पहले तो वो ऐसी बनी हुई थी कि वो मेरे लिए तो काफ़ी ऊंची थी। हाँ। और मुझे इसकी साइकिल चलानी थी तो काफ़ी ऊंची थी। और उसका ऐसा कोई मेक था जिससे हम उतर नहीं पा रहे थे, और फिर उस पर ऐसे चढ़ना था अजीब से। तो हम दोनों एक्चुअली शूट खत्म होने के बाद पार्किंग लॉट में रोज़ वो साइकिल पे प्रैक्टिस कर रहे थे, आई थिंक 2-3 डेज के लिए एटलीस्ट, क्योंकि हमें इतनी साइकिलिंग करनी थी वहाँ पे, और हम ना चढ़ और उतर पा रहे थे। साइकिलिंग कर रहे थे बट चढ़ और उतर नहीं पा रहे थे। और उसमें आई थिंक इम्तियाज सर ने वेदांग को बोला था कि अब एक हाथ से साइकिल चलानी है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो रही थी। हाँ, हमने सोचा साइकिल है, उसमें क्या है। लेकिन जब मैं बैठा पहली बार तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी कुछ डायनामिक्स ही कुछ अलग से हैं। और फिर ये भी करना था कि एक हाथ से चला के एक हाथ कहीं ऊपर करना था, या डबल सीट करना था। एक ऐसा सीन था जिसमें मुझे चलती साइकिल में कूद के निकलना था और चलना था, फिर वापस ऊपर चढ़ना था। और क्योंकि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ थोड़ा क्लमजी सा था। काफ़ी दौड़ाया भी है आपको। बहुत दौड़ाया यार, बहुत। एक्चुअली वो भी बहुत फनी था, क्योंकि मुझे साइकिल पे जाना था और इसे दौड़ना था। तो हर टेक के बाद वेदांग बोलता भी था कि अरे थोड़ा तो स्लो जा, क्योंकि उसको तो एक्सचेंज करते हैं। मैं कह रहा था कि मैं साइकिल चलाता हूँ, आप भागो इस बार। लेकिन ये भागना जो था, ये हमारी फिल्म का एक हिस्सा बन गया। फिल्म का भी नहीं बट फिल्म के बाहर भी, बिकॉज शर्वरी अभी आई थिंक अल्फा करके आई थी, तो उनका कुछ रनिंग का एक कुछ स्पिरिट ज़बरदस्त था। और मेरे दिमाग में ये बात थी कि कहीं, एक्चुअली इम्तियाज़ सर ने कभी बोला नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने कहीं एक बात मेरे दिमाग में डाल दी कि यू आर लुकिंग स्लाइटली ब्रॉड। तो मैं एक ट्रिप पे था कि आई एम प्लेइंग दिस 19-20 ईयर ओल्ड यंग बॉय, तो मैं वेट लूज़ करूँगा। तो मैंने खाना वगैरह कम कर दिया और मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर दिन बोलती है चलो लेट्स गो फॉर अ रन। तो मैंने बोला ठीक है, हम रन्स करेंगे। तो हमने इतने रन्स किए कि हम 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऐसे ही भागते थे हम लोग। इन सिल्वेस्टर ऑल्सो हमारे डीओपी है, वो भी हमारे साथ इस रन पे आते थे। तो हमने इतना किया। बाय द टाइम आई केम बैक फ्रॉम पंजाब,
आई थिंक आई टोल्ड यू दिस, मैंने अपना वेट चेक किया, 11 किलो कम था। वाओ। और ये ऐसे नहीं था कि पर्पसली, काश मैं कह सकता कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, लेकिन ये हो गया। ये हम इतना, क्योंकि फिल्म में इतना दौड़ाया, मैं खाना वैसे भी कम खा रहा था ओइंग टू द कैरेक्टर, और ये तो मेरे पास 11 किलो थे नहीं लूज़ करने के लिए, लेकिन हो गए ओइंग टू द साइकिलिंग एंड द रनिंग। या बिल्कुल। तो सर टाइटल कैसे चुना? मैंने सुना काफ़ी मशक्क़त थी टाइटल के लिए भी। जी, मशक्क़त थी, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको टाइटल अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है। मगर शुरुआत से ही ये टाइटल भी हमारे साथ था, 2-3 टाइटल्स थे, तो ये टाइटल भी था। मगर एक वक्त आया जब हम शूट कर रहे थे, और वो कोइंसिडेंटली डायलॉग था जो वेदांग को बोलना था, जो कीनू को बोलना था, और उन्होंने जब वो कहा, जब वो परफॉर्मेंस हुई, तो मुझे लगा कि ये टाइटल अप्रोप्रिएट है। अभी भी जो आपने प्रोमो अगर देखा है, तो उसमें प्रोमो के आखिर में ये कहते हैं मैं वापस आऊँगा बहुत ज़ोर से, और फिर उसी के साथ मैं वापस आऊँगा टाइटल आता है। तो जब वो शॉट हो रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि ये टाइटल सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो वेदांग क्या चीज़ें दिमाग में आई थी? नसीर साहब का यंगर वर्जन आप प्ले कर रहे हैं। ये बात इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। तो पहली जब हमारी मुलाकात हुई थी नसीर सर के साथ, तो इम्तियाज़ सर ने मुझे इनवाइट किया था उनके घर पे। तो मैं तो एज ए स्टूडेंट गया, मैं एक अपनी नोटबुक लेके गया, पेन, और मैंने सोचा कि मैं उनसे बस बातें करूँगा, उनसे पूछूंगा कि उनका क्या अप्रोच है इसको, बिकॉज ऑफकोर्स नसीर सर का यंगर वर्जन था, लेकिन ये एनीवेज एक्साइटिंग बात थी कि मैं किसी का यंगर वर्जन प्ले कर रहा हूँ, और एक यंगर और ओल्डर वर्जन होगा, और उन दोनों में काफ़ी अंतर भी होगा, क्योंकि एक है जो अनडिवाइडेड इंडिया के जो प्री पार्टीशन था, और एक है जिनने एक बहुत ही अलग ज़िंदगी जी है। सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक द इयर्स हैव चेंज्ड हिम सो मच, सो दे आर ऑलमोस्ट 2 डिफरेंट पीपल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, पर आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद जो इन्होंने कहा, हाउ टू अप्रोच दिस एंड हाउ टू जस्ट बी ट्रूथफुल टू दैट कैरेक्टर। लेकिन वो एक प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में थी कि नसीर सर का यंगर वर्जन प्ले करना, मतलब क्या ही बड़ी बात है ये। तो उनकी कोई परफॉर्मेंस दिमाग में थी नसीर साहब की? एक्चुअली ये परफॉर्मेंस के लिए ना नसीर सर का कोई रेफरेंस दिमाग में नहीं आता इन अ वियर्ड वे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने उनकी कितनी परफॉर्मेंसेस देखी। किसी और परफॉर्मेंस भी, मतलब आपके दिमाग में रही स्पर्श मेरे दिमाग में आता है। मेरे पापा ने मुझे ये फिल्म दिखाई थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टू नसीरुद्दीन शाह, एंड मैंने ये फिल्म स्पर्श देखी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि ये देखो, अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो ये फिल्म तुम देखो, एंड आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। और उस टाइम की बात है, आई डोंट नो, मस्ट बी 70s मे बी, व्हाट अ फिल्म दैट वाज, एंड दैट वो मेरे दिमाग में हमेशा वो परफॉर्मेंस रह गई है। एंड आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ नसीर सर। जब मैं उनको मिला भी था, मैंने उनको कहा था कि जब मेरा एक फेज़ था ऑडिशनिंग का, तो 2-3 साल में ऑडिशन कर रहा था मैं, लाइक अ हंग्री स्टूडेंट, जो भी कुछ भी पढ़ सकता था, थियोरी, ये यूट्यूब वीडियो जो भी मैं देख सकता था, मैं देख रहा था। और उस टाइम पे एक चीज़ जो मेरे बहुत काम आई थी, वो थी नसीर सर की एक मास्टर क्लास, जो उन्होंने आई थिंक NSG में की थी, और उनके पूरे वीडियो है यूट्यूब पे, विच इज़ रियली अ जेम एंड एवरीवन शुड वॉच दैट। 1-1.5 घंटे की उनकी एक क्लास थी, और वो आई डोंट नो, दैट वाज रियली इंस्पायरिंग टू मी एट दैट टाइम। तो उसके बारे में मैंने उनसे बात भी करी थी, एंड ही वाज वेरी अम्यूज्ड कि कोई इस जनरेशन से भी इंस्पायर हो रहा है मेरी कोई क्लास से। सो दैट वाज वेरी नाइस। ऑब्वियसली सभी इंस्पायर हैं हाँ जी, उनसे। हाँ जी। तो शर्वरी कैसा था, मतलब पीरियड ड्रामा था, क्या क्या चीज़ें भूलने पड़ी? और अब मेरे ख्याल से आप तो अल्फ़ा भी शूट कर रही थी साथ साथ, तो कैसे होता था चीज़ें? और अल्फ़ा में तो बहुत रिग्रेसिव ट्रेनिंग चल रही थी। जी नहीं, अल्फ़ा एक्चुअली ख़त्म हो चुकी थी तब, एटलीस्ट मेरा पार्ट ख़त्म हो चुका था। बट इस फिल्म के लिए जैसे आपने कहा कि पीरियड फिल्म थी, एक उस दौर की फिल्म है जहाँ पे प्यार का एक अलग मतलब था, उसकी एक अलग खूबी थी। और अब जब ये सब ना कुछ नया था जो हमें सीखने मिला, और जैसे नज़रें चुराना, या फिर इतनी सारी बातें जो आप कम कहकर भी एकदम मतलब वो अब कह देते हो, तो वो जो सारी एक अदायगी होती है, एक अंदाज़ होता है हर चीज़ का। तो आई थिंक वो सब मैंने ज़्यादातर इम्तियाज़ सर से सुनकर
उन्होंने जब गाइड किया तो उसी से आई थिंक कोशिश की एक उसको एक किरदार बनाने की, उसको लिव करने की ट्रूथफुली। और बहुत मज़ा आया एक्चुअली पंजाब में शूट करके। एक ऐसा दौर आई थिंक जीने मिला जो शायद हमें कभी ना मिले। हम ऐसे लोकेशंस पे जाते थे जहाँ हम भूल जाते थे कि हम एक्चुअली अभी के इस दौर में रहते हैं। वहाँ जाकर ऐसे लगता है कि वक्त ऐसे थम सा गया है और दूर दूर तक आपको फील्ड्स दिखाई देती है, इतनी खूबसूरत लैंडस्केप है वहाँ पे। और आई थिंक बहुत कुछ सीखने मिला और एक बहुत ही एक प्यारी सी लव स्टोरी है। तो आई थिंक ये वो बात है जो आई थिंक इवन ये जनरेशन रेजोनेट कर पाएगी। बिल्कुल, जैसा 2 एरा की कहानी कहीं ना कहीं आपका मास्टरी है उसमें कहना चाहिए, यहाँ पे भी 2 एरा में आप ले जा रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि 2 एरा है, बट इसलिए भी क्योंकि अक्सर कोई जो चीज़ हमारे पास्ट में हुई है वो आज भी रेलेवेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पुराने ज़माने की फ़िल्म है, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत मॉडर्न ज़माने की आज की फ़िल्म है। मैं वापस आऊँगा और आज़ादी का, इन चीज़ों का आज क्या मतलब है, आज के वेदांग और शर्वरी जैसे लोगों को क्यों असर करे ये बात। सो आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा कहानी है। एरा तो ज़रूर है, एरा को डिपिक्ट करना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत थेरेप्यूटिक भी होता है। आज के ज़माने में उस वक्त के चीज़ों के बारे में उस वक्त का कपड़ा पहनना बड़ा अच्छा लगता है, उस वक्त के कॉस्ट्यूम्स में काम करना बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को, जेवर अलग होते थे। सो वैसे भी सब लोग बहुत एक्साइटेड थे स्टाइलिंग के हिसाब से, जिस तरह के पैंट्स इन्होंने पहनी है या किस तरह से शर्ट्स होते थे, कितने रंग अवेलेबल हुआ करते थे, वो सारी डिटेल्स में हम गए। किस तरह के कट्स होते थे, खुले पैजामे होते थे, ज़बान किस तरह से फ़र्क थी, किस तरह से आजकल के ज़माने की में कुछ मिक्सचर्स आ गए हैं लैंग्वेज के अंदर जो उस वक्त नहीं हुआ करते थे। सो ज़ेर ज़बर, तलफ़ुज़, इन चीज़ों पर ज़्यादा ज़ोर देना ज़रूरी था। तो फिर हर तरह से इंसान, लाइक एवरीबडी वाज लुकिंग फ्रेश, ऑल द कैरेक्टर्स, नॉट ओनली वेदांग एंड शर्वरी बट एवरीबडी हु वाज प्लेइंग पीरियड वाज गिविंग अ सेंस ऑफ फ्रेशनेस। तो ऐसा था। तो आपने पीरियड की बात की है, ट्रेन भी आपकी फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। कहाँ से ढूंढी, मतलब बहुत ऑथेंटिक है, कैसे ट्रेन को वो ढूंढा लाए? ये जो ट्रेन है हम लोगों ने रिसर्च किया। तो आप जब वीडियोस देखते हैं ना पार्टीशन के वक्त के, तो आप कभी कभी कुछ ट्रेन्स देखते हैं। अब हमें तलाश थी उनमें से किसी एक ट्रेन की। पता चला कि सिर्फ एक ही ट्रेन है और वो रेवाड़ी जंक्शन में खड़ी रहती है। वो भी एक तरह का म्यूज़ियम पीस बन गया है क्योंकि लोग जाकर के उसको देखा करते हैं। तो 1-2 ट्रेन्स थी और उसमें से सिर्फ एक इस हालत में थी जिसको खींच करके हम पंजाब ला सकते थे। पंजाब में भी हमें ऐसी जगह पे जाना था, एक स्टेशन जिसका नाम है डेरा बाबा नानक, और वो आखिरी स्टेशन है हिंदुस्तान का। उसके बाद फिर बॉर्डर आ जाता है। तो उस जगह जहाँ पर वो ट्रेन आया करती थी पुराने ज़माने में, वापस हमने उस ट्रेन को लाया डीजल इंजन से धक्का मार करके। और उसके साथ रेलवे विभाग के बहुत सारे लोग भी आए, क्योंकि जब आप रेलवे में शूट करते हैं ना तो आप एक्चुअली, आपको वो ट्रैक अलग से काट के दे नहीं दिया जाता है। आप फिर भी इंडियन रेलवे नेटवर्क में ही शूट कर रहे होते हैं। तो आपके परमिशंस होते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आप कहाँ से कौन सा सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं। तो फिर वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फिर जैसा कि मैंने कहा कि पुराने ज़माने का कपड़ा पहन करके उस मेकअप में इतने सारे लोग ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, और ट्रेन जब वो चढ़ रहे हैं तो साथ में ट्रेन चलने भी लगती है, धुआं निकल रहा है, शोर मच रहा है। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए, क्योंकि जो उस लोकोमोटिव का चक्का होता है वो हम लोगों से ऊंचा होता है, इतना बड़ा चक्का होता है उसका। तो ऑब्वियसली ट्रेन एक बहुत जाइगेंटिक चीज़ होती है और बहुत सिनेमैटिक चीज़ भी होती है। वेदांग का तो सीन भी है मेरे ख्याल से, चढ़ने वाला, दौड़ने। हाँ जी, वो एक्चुअली काफ़ी सीन्स थे और काफ़ी चैलेंजिंग सीन्स भी थे जो ट्रेन में भी थे। और एक, आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट दैट, लेकिन एक सीन था जब मुझे उस पर चढ़ना था। वो टीजर पे है, थोड़ा सा आप चढ़ते हो, वो सीन नहीं है, लेकिन उससे मुझे समझ में आया कि ये ट्रेन कितना ऊंचा है, क्योंकि वो आई थिंक वो मेरे ऊपर एक वज़न भी था, और वो उसको लेकर चढ़ना ऊपर, वो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स आई हैव डन, बिकॉज उसके ऐसे कह रहे हैं कि उसकी जो ऊंचाई है बहुत है और उस ज़माने में शायद और भी थी।
सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। और मुझे एक्चुअली इवन दो इमोशनली मैं कोई और स्टेट में था, लेकिन मुझे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि जब हम ट्रेन में बैठते हैं, अब ट्रेन प्रोडक्शन के कंट्रोल में होता है, तो वो खुद आगे पीछे करते हैं, बोलते हैं ट्रेन रोको, ट्रेन रुक जाती है, पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, तो ये कभी मौका मिलता है ट्रेन में तो मुझे उसमें भी मज़ा आ रहा था। सो आई दिस वाज माय फर्स्ट टाइम शूटिंग इन अ ट्रेन। बिल्कुल। शर्वी, ट्रेन यात्रा का आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा है, चाहे फिल्म हो चाहे बाहर हो? बचपन में मैं और मेरी फैमिली हम राजधानी एक्सप्रेस से जाते थे दिल्ली, और आई थिंक हर समर वेकेशन में जाते थे, तो आई थिंक सारी लेडीज़ होती थी और सारे बच्चे होते थे, और हम सब दिल्ली जाते थे। तो मुझे अभी भी मेरे पास इतने सारे फ़ोटोज़ है, वो ऊपर वाले बर्थ पे बैठे सारे हेडफोन्स लगाए, बच्चे सारे बैठे, खाना वाना खुला है, और मुझे वो बहुत मेरी फेवरेट मेमोरी मेरे कज़न्स के साथ वो रही है, क्योंकि एक्चुअली वो ऐसे लगता था कि ट्रेन जर्नी ख़त्म ना हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मज़ा आता था, सारे साथ में होते थे। फिर जब आप जाते हो तो फिर सबका कुछ अपने अपने पेरेंट्स के साथ रूम शेयर करनी होती है या जो भी, बट जब आप वहाँ होते हो फिर झगड़े होते थे कि कौन ऊपर सोएगा कौन नीचे सोएगा, तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा था। तो आई थिंक वो हमेशा मेरी फेवरेट ट्रेन जर्नी रहेगी। बिल्कुल। तो इम्तियाज़ सर, आपकी फिल्म का सबसे अहम हिस्सा म्यूज़िक ज़रूर होता है। इस बार वेदांग को भी आपने गाना दिया है, क्या चीज़ें थी? रहमान साहब फिर इस बार कैसे, मतलब एक ही गाना हमने सुना, बहुत प्यारा है वो, क्या चीज़ें थी म्यूज़िक के लिए, आप कैसे इसमें वर्क कर रहे थे इस बार? इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि जो पहला गाना हम लोगों ने रिलीज़ किया है उसका नाम है क्या कमाल है, और वो पहला कोलैबोरेशन है दिलजीत दोसांझ का AR रहमान के साथ। सो हम उसके बारे में काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि वो गाना भी हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत स्पेशल है, और धीरे धीरे उस गाने की और परत खुलेगी कि वो गाना क्या मीन करता है, फिल्म में क्या मीन करता है, आज के ज़माने में क्या मीन करता है, एंड ख़ुद पर्सनली दिलजीत के लिए क्या मीन करता है। सो वो एक एक्साइटिंग बात थी, क्योंकि हमें पूरे चमकीला में ये मौका नहीं मिला था कि दिलजीत रहमान का कोई गाना गाएं, तो यहाँ पर वो मौका मिला है। दूसरे जो हमारे एक्टर हैं, वेदांग ने भी इस फिल्म में गाना गाया है। सो और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई एक्टर गाना गाता है। ऑनेस्टली आई फील दैट पहले ज़माने में ऑब्वियसली गाया करते थे, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जैसे दिलीप कुमार थे, वो बहुत अच्छे गायक भी थे, उन्होंने गाया नहीं बिकॉज वो कहते थे कि मोहम्मद रफ़ी मुझसे बेहतर गाते हैं, और अब हम प्लेबैक में कर रहे हैं। तो मगर आजकल क्या टेक्निक हो गया है ना कि हम वापस उस रेंज में जा रहे हैं जहाँ गाना पॉसिबल है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइव गाने को भी, मगर वो सलाहियत होनी चाहिए एक्टर्स में, तो इनमें है, ये बहुत अच्छी बात है। वेदांग, कैसा है, अपनी हर फिल्म में खुद गाना गा रहे हैं आप? हाँ, ये एक रिकॉर्ड बन चुका है जो जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मैंने कभी पूछा था। तो पिछले फिल्म में भी वासन सर ने ये आइडिया ऐसे ऑनेस्टली आई डोंट नो कैसे उनके दिमाग में बात आई, लेकिन उन्होंने थ्रो किया। एक्चुअली उन्होंने एक टीज़र काटा था और उनका थॉट था कि वो एक जो गाना है फूलों का तारों का, उस पर वो टीज़र काटेंगे। तो उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला तू गिटार लेके आ जा स्टूडियो। तो मैं गया, नहीं सर तुम्हें वो गाना पता है फूलों का तारों का? ऐसे हाँ पता है। तो जस्ट ट्राई प्लेइंग इट। तो मैंने कॉर्ड्स निकाले अपने फ़ोन पे, ऐसे रख के मैंने ऐसे बस बजाया, और उन्होंने एक माइक से रिकॉर्ड किया एंड गिटार और वोकल्स एक साथ रिकॉर्ड किए, एंड दैट मेड इट टू द कट ऑफ द टीज़र। और सबको इतना पसंद आया कि वो वैसे ही रह गया। और इस फिल्म में भी आई थिंक ये काफ़ी बाय चांस ही हुआ। किसी का आई थिंक थॉट था, आई थिंक इम्तियाज़ सर का होगा या शायद हीरल हु वर्क्स विद रहमान सर। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक मेलोडी सुनाई, बोला गा के देखो। इम्तिहान टाइप हुआ। जब मैं स्टूडियो गया और मैंने गाया, फिर ऐसी न्यूज़ आई थी कि रहमान सर के पास ये जाएगा और फिर वो देखेंगे कि करेक्ट आवाज़ है गाने के लिए, एंड आई सेड आई होप एंड प्रे कि ऐसे हो जाए। सो दिस इज़ अ रियल प्रिविलेज फॉर मी, एंड मतलब ये मौका पता नहीं नहीं अच्छा मिलता है, लोगों को। अच्छा बहुत है। बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों में दो चीज़ें कॉमन है, तीसरी आप मुझे बताइए। पहला तो आलिया, आपने हाईवे किया, आपने जिगरा किया, आप अल्फा कर रहे हो, क्या बातें होती थी? कभी आलिया को लेकर डिस्कशन हुआ? क्योंकि आप जब आलिया आई थी तब नई थी, आपने उनको ट्रीट किया था, अब जब ये नए हैं तो आलिया सीनियर है, तो व्हाट कैन डिस्कशन यू हैव?
तो बहुत खुशी की बात होता है एक्चुअली कि वो वक्त याद आता है जब मैंने आलिया के साथ काम किया था। और डायरेक्टर की लाइफ बहुत लंबी हो सकती है अगर वो अच्छी फिल्में बनाते रहे तो, और आई फील दैट एक्टर से ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इस बात की भी मुझे काफ़ी खुशी है कि ऐसे अलग अलग यंग होता क्या है ना कि जब आप कि दूसरी किसी उम्र के लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे नसीर साहब मुझसे बड़े हैं काफ़ी, तो वो कोई और तजुर्बा लाते हैं। जब आप यंग लोगों के साथ काम करते हैं तो वो दूसरे तरह का तजुर्बा लाते हैं आपके सामने। सो यू कैन लर्न फ्रॉम देम बिकॉज देयर वे ऑफ वर्किंग इज़ वेरी डिफरेंट इवन एज अ जनरेशन। आई फील दैट पहले एक्टर्स को मोटिवेट करना था कि चलो रीडिंग करते हैं, आ जाओ 1 घंटा और रीडिंग कर लो या जल्दी आ जाओ सेट पे। इन लोगों को उस तरह से मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही प्लान करके बताते रहते हैं कि सर आज 4 बजे हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। सो ये लोग अक्सर ऐसे करते थे कि मैसेजेस आते थे, अगर मैं शूट कर रहा हूँ कुछ और शूट कर रहा हूँ जिसमें ये दोनों नहीं है। देयर वाज अ डे लाइक दैट इन नाभा फॉर इंस्टेंस, तो इन लोगों ने बोला कि इतने बजे फलाने मिल सकते हैं क्या, सो दैट हम 1 घंटा रीडिंग कर लेंगे, फिर कल सेट पे आने के पहले हम तैयार होंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है व्हेन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ नॉट पुश फॉर मोटिवेशन, नॉट push them to be interested in their work. That's reversed. So then you think about different things, then you understand that they are hungry and there is scope for you to do the finer things in performance. बिल्कुल बिल्कुल। तो वेदांग क्या थी आपकी आलिया के साथ चीज़ें? तो वो आई मीन आई रियली लव आलिया। आई थिंक उन्होंने मेरी जब सेकंड फिल्म में शूट करने जा रहा था तो मैं ऑब्वियसली नर्वस था। मेरे लिए ये वाली फिल्म की जो दुनिया थी काफ़ी नई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया और यू नो वी काइंड ऑफ बिकेम फ्रेंड्स थ्रू द प्रोसेस एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही यू नो अच्छी बात है कि हम तीनों ने ऐसे कुछ काम किया है। एंड आई थिंक हमारी भी कोई बातें हुई होंगी कि यू नो आर एक्सपीरियंस विद आलिया, बट इट्स रियली कूल क्योंकि उनकी जब सेकंड फिल्म थी वो काफ़ी यंग थी जब उनने हाईवे करी and we are kind of in that place now in a weird way. क्या था अल्फा, बताइए जो बता सकते हैं आई लोग। नहीं वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट आई रिमेंबर कि आलिया ने एक्चुअली, मुझे याद है जिस दिन हमारा एक अनाउंसमेंट हुआ था तब मुझे मैसेज भी किया था कि इट इज़ सच एन इनक्रेडिबल थिंग फॉर यू एंड वेदांग टू वर्क विद इम्तियाज सर एट द टाइम दैट यू ऑल आर इन योर करियर, बिकॉज वो एक वक्त होता है जब आप एज एन एक्टर एक एक्सप्लोरेशन पे होते हो एंड शी इज़ लाइक वो वक्त एकदम सही होता है जब आप इम्तियाज सर के साथ काम करते हो, बिकॉज इट जस्ट allows you to learn so much. And I'll always remember what she had sent me, like the message, like she was one of the first few people जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा था immediately, मतलब in like 30 minutes of an announcement मुझे मैसेज आया था ये। So अल्फा के बारे में of course मैं बात करूँगी, जल्दी बात करूँगी, बट एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। नालिया मतलब एक पावर हाउस परफॉर्मर है, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का जो मौका मुझे मिला है, आई थिंक उससे मुझे बहुत सीखने मिला है और सीखना और बाकी है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो कॉमन है, जून मंथ आप तीनों में जी 2 जून को वेदांग का बर्थडे होता है, 14 को शर्वरी, 16 आपका और 12 जून आपकी पिक्चर आ रही है। तो एक फ़ैन का क्वेश्चन है कि बर्थडे में कौन सा ऐसा गिफ्ट मिला है जिसने आप लोगों ने अभी तक प्रिजर्व करके रखा है? कोई ऐसा गिफ्ट रहा है जिसे आप तीनों ने अपना रफ प्रिजर्व किया अपने बर्थडे का? लेटर्स। अक्सर मुझे लोगों ने लेटर्स लिखा है बर्थडे में, और वो मेरे पास हमेशा मेरे फर्स्ट ड्रॉयर में रहते हैं, कई सारे उसमें से। कब तक आते थे लेटर? अभी तो मतलब नहीं, आते नहीं थे, वो एक्चुअली आसपास के लोग ही देते थे। जैसे 2-3 साल पहले मेरी डॉटर ने मुझे लेटर लिख करके दिया था, तो वो मेरे पास है। नहीं, मुझे लगा फैंस भी लिखते होंगे ना कुछ ऐसे, इसलिए। हाँ, फैंस भी लिखते हैं, तो वो भी होते हैं, बट बगल वाली दराज में नहीं होते। उसमें जगह कम है। बिल्कुल। नहीं एक्चुअली मेरे साथ भी स्कूल में ऐसे बहुत होता था। जिस समय मैं स्कूल में था उस टाइम ही काफ़ी कल्चर था कि बर्थडे पे कुछ लिख के हम देंगे, या कुछ ऐसे चार्ट सा बनाते थे, उसमें पिक्चर्स डालते थे, यू नो हैप्पी बर्थडे। वो बहुत अच्छा टाइम था, और वो आई थिंक वो मेरे पास अभी भी पड़े होंगे। मेरे उस समय के जो दोस्त थे, जो अभी भी दोस्त हैं काफ़ी, तो उन्होंने मेरे लिए एक चार्ट और यू नो जो वैसे बनाते थे वो काफ़ी प्राइस पोजेशन है मेरी।
आई थिंक मैं यही बोलने वाली थी कि जो मेरी सहेलियाँ हैं उन्होंने बहुत सारे स्क्रैप बुक्स बनाए हैं Yeah, जिसमें scrapbook. हमारे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और आई थिंक जस्ट वो हमेशा एक बहुत ही प्यारी मेमोरी होती है। मुझे मैं खुद भी बनाती थी उनके लिए एक्चुअली, तो वो आई थिंक सबसे बेस्ट मेमोरीज होती हैं क्योंकि वो सारी जो बचपन की फ़ोटोज़ उस टाइम के जो मैसेजेस होते हैं वो अगर आप आज पढ़ो तो आप उस पर हंसने लगोगे, बट आई थिंक वही सबसे बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, सबसे क्यूट वही होता है। तो मैं वापस आऊँगा, मैं हम बात कर रहे हैं 60s के 50s की दौर की। अगर आप लोगों को मौका मिले तो उस दौर से कौन सी चीज़ें इस दौर में चाहेंगे ज़रूर आए? मैं कुछ एक्टर्स को वहाँ से लाने की कोशिश करूँगा इस दौर में। कौन? हाँ, दिलीप कुमार, मधुबाला, मार्लन ब्रांडो जो उस वक्त में थे, इन लोगों को लाने की कोशिश करूँगा। आप बताओ। ये थॉट मेरे दिमाग में आया था जो हम शूट कर रहे थे कि जो मैं कपड़े पहन रहा था। You know, it's the same answer that I'm like trying to सब जून वाले ना, जून वाले ऐसे सोचते हैं। इधर तक पहुंचते सारे सवालों के जवाब खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा था कि मेरी पोजीशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक है कि यहाँ से शुरू होता है, नहीं तो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन हम जून वाले हैं तो एक साथ सोचते हैं Obviously. पर हाँ, तो ये जो कपड़े थे जो मैं पहन रहा था और दे काइंड ऑफ लाइक हाई वेस्टेड पैंट्स और शर्ट्स थोड़े फ्लोई एंड यू नो बूट्स, और मैं सोच रहा था कि ये जो भी कुछ कीनू ये 40s में पहन रहा था मैं आज भी वो पहन सकता हूँ, एंड समहाउ वो फैशन कहीं ना कहीं वापस आ चुका है। यू नो हाई वेस्टेड पैंट्स एंड यू नो दोज काइंड दैट काइंड ऑफ टेलरिंग। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इनफैक्ट वो पूरा वार्डरोब मैं घर ले सकता था और मैं वो कपड़े पहन सकता था। Other than clothes. Okay, other than clothes, I think मैं कहूँगी हेयर स्टाइल और हेयर टेक्सचर जैसे होता था ना, जो आजकल एक्चुअली काफ़ी डन अप होता है, पर उस टाइम पे सारे एक नेचुरल हेयर टेक्सचर में होते थे और एक स्पेसिफिक इंडियंस का भी एक नेचुरल हेयर टेक्सचर होता था क्योंकि हमारी वेदर कंडीशन ऐसी है कि हमारे सबके बाल एक स्लाइट फ्रिजीनेस में काम करते थे, वो बहुत खूबसूरत लगता है। यू नो इफ एक्चुअली उस टाइम पे और सारे ओन करते थे उस ब्यूटी को और उस नेचुरल वे ऑफ, मतलब इवन हमारी फिल्म में हमने वो टेक्सचर एक्चुअली रखा है एंड आई थिंक वो मुझे बहुत पसंद आया था। बिल्कुल। चलिए, आपका हमने टीज़र देखा है तो बहुत शानदार है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, पिक्चर कामयाब हो, हमारी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank थैंक you. यू सो मच। थैंक यू सो मच।